पिछले 6 महीने से हमारे मार्केट में लगातार भयंकर तरीके से गिरावट हो रही, जिसमें एक बस मार्च का महीना अच्छा गया, नहीं तो फरवरी तक, सितंबर एंड से फरवरी एंड तक बहुत बुरा हाल था। और फिर 1 अप्रैल से तो बहुत बुरा हाल ही है ही। लेकिन 1 अप्रैल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है। म्यूचुअल फंड्स के क्या हाल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, टोटल रिपोर्ट कार्ड टाइप का ये रहेगा कि किस म्यूचुअल फंड इतनी गिरावट के का जो माहौल, मतलब आधा साल पूरा गिरावट का माहौल रहा है, फिर भी किस म्यूचुअल फंड हाउस पे इन्वेस्टर्स ने ज्यादा भरोसा दिखाया है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर में पता चलेंगी। टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड जो ग्रोथ रहा है म्यूचुअल फंड का इस फाइनेंशियल ईयर में एयूएम वाइज, वो रहा है 23.21% का। पिछले साल इस फाइनेंशियल ईयर के मतलब शुरुआत में जो हमारे टोटल एयूएम था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री का, वो था 54,72,478 करोड़ का, जो कि बढ़ के जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को, तो हमारी जो वैल्यू थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की वो थी 67,42,673 करोड़, जो कि जंप हो जाता है 12,70,195 करोड़ का, जो कि 23.21% का जंप हमें देखने को मिल जाता है। इस बार जो सबसे ज्यादा एयूएम जिसका बढ़ा है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा जिस म्यूचुअल फंड में डाला गया है, वो हमारे पास आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड हो जाता है। आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है, सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई के अंदर गया है, 1,96,316 करोड़ रुपीस की ग्रोथ हुई है, तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की ग्रोथ हुई है, जहां पे वही लगभग 6,83,000 करोड़ से 8,79,000 करोड़ पहुंच चुका है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का एयूएम। 28% की ग्रोथ हुई है। तो पैसों के टर्म्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के अंदर हुई है। सेकंड में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर हुई है 1,61,000 करोड़ की ग्रोथ, और इसका एयूएम पहुंच चुका है 7,73 करोड़ रुपए। 26% की ग्रोथ हुई है। थर्ड नंबर पे एसबीआई के अंदर सिर्फ 17% की ग्रोथ हुई है एसबीआई म्यूचुअल फंड में, और 1,58,584 करोड़ रुपीज से ग्रोथ हुई है। अब इनका एयूएम 10,72,000 करोड़ पहुंच चुका है। गिरावट के कारण इनका एयूएम घटा भी है काफी, नहीं तो ये एयूएम बहुत ज्यादा होता है। चौथे नंबर पे हमारे पास निप्पॉन म्यूचुअल फंड हो जाता है, जिसके अंदर 29% की ग्रोथ हुई है, और कोटक महिंद्रा के अंदर 26% की ग्रोथ हुई है। इन दोनों में ही मतलब टॉप 5 जो यहाँ पे हो जाते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, आईसीआईसीआई में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है पैसों के टर्म्स में, एचडीएफसी दूसरे नंबर पे, एसबीआई तीसरे नंबर पे, निप्पॉन चौथे नंबर पे, कोटक पांचवें नंबर पे। और यही 5 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिनके अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर की ग्रोथ एक फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिली है। और इन पांचों में परसेंटेज के टर्म्स में सबसे ज्यादा निप्पॉन 29%, और पैसों के टर्म्स में सबसे ज्यादा आईसीआई ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। अगर ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे, तो यहाँ पे 819% का ग्रोथ ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड के अंदर हमें देखने को मिला है, जो कि लगभग 100-125 करोड़ का इनका पहले एयूएम था, अभी 1100-1200 करोड़ पहुंच चुका है। तो जो छोटी होगी बहुत, जिसके पास कम पैसा होगा उसी के पास ज्यादा ग्रोथ की चांस होती है। जैसे 800 करोड़ का ग्रोथ हमें एक और म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है, 798 टू बी एग्जैक्ट परसेंट का ग्रोथ। तो यहाँ पे ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड है, 540 करोड़ का एयूएम था शुरुआत में, अभी 4855 करोड़ का एयूएम हो चुका है। छोटी थी, तेजी से बड़ी हुई। कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस है जिन्होंने 100% से ऊपर का एयूएम ग्रोथ हमें दिखाया है। अगर कुछ पॉपुलर फंड हाउसेस की बात करें, जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोतीलाल की, तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर 100% का एयूएम ग्रोथ हुआ है। इसका एयूएम 45,000 करोड़ से पहुंच चुका है 92,000 करोड़ पे। दूसरा, पराग पारिक म्यूचुअल फंड के अंदर में 58% का ग्रोथ हुआ है। वहां पे जो एयूएम है वो पहुंच चुका है यहाँ पे 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, जो 64,000 करोड़ के पास था।
इसके बाद हमारे पास क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड हाउस है और इसके अंदर भी हमें 50% की एयूएम ग्रोथ देखने को मिली है और इसका एयूएम 58,000 करोड़ से 88,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके एयूएम में डिग्रोथ भी काफी हुई है क्योंकि इसका आज से 6 महीना पहले या उससे भी पहले 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया था एयूएम, लेकिन फंड परफॉर्मेंस खराब होने के कारण फिर फ्रंट रनिंग की न्यूज आई, फिर सेटलमेंट की न्यूज आई, फिर ओवरऑल मार्केट में डाउन टर्न आ गया। तो इन सब के कारण इसके एयूएम में बहुत ज्यादा डाउन हमें देखने को मिला है। कब का 1 लाख करोड़ पार कर गया था, अभी घट के 88,000 करोड़ पे आया है। इसके अलावा कैनरा बैंक की बात करते हैं तो 18% का ग्रोथ है। तो लगभग सारे ही म्यूचुअल फंड हाउसेज में हमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड हाउसेज का रिपोर्ट कार्ड था। देखना आपको ये है, समझना इससे आपको ये है कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब डाउन टर्न आ गया है, अब म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं बनेगा, म्यूचुअल फंड में अब डिग्रोथ होगा। डिग्रोथ तो हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। 100-100%, 800-800% जो बड़ी बड़ी फंड हाउसेज है जिसका एयूएम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख करोड़ है, वहां पे भी एयूएम ग्रोथ इतनी 6 महीने की लगातार गिरावट के बाद भी 20-20% से एयूएम ग्रोथ हो रहा है, 20%, 30%, 25%। तो डेफिनेटली एज ए स्टॉक इन्वेस्टर कोई है उसके लिए भी ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी है। किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो सब इस डेटा का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो भी इस चीज को देख के समझ सकते हैं कि लोगों का भरोसा 6 महीने की लगातार गिरावट, भयंकर वाली गिरावट होने के बाद भी म्यूचुअल फंड के अंदर बना हुआ है। मतलब आधा साल लगातार गिरावट होती रही, समझ रहे हो, फिर भी पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो एयूएम है वो 12,70,000 करोड़ ऊपर है। जिस तरीके की गिरावट हुई है, डिग्रोथ हो जाना चाहिए था ना, लेकिन डिग्रोथ नहीं हुआ। तो जब गिरावट के टाइम पे इस टाइप की ग्रोथ है, तो जब रैली आएगी तो किस टाइप की ग्रोथ होगी, ये समझ सकते हो। तो किसी भी तरीके से म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता इस डेटा को देखकर कि डी ग्रोथ की तरफ जा रही है। भरोसा भी बरकरार है, ग्रोथ भी बरकरार है। एज ए कोई स्टॉक इन्वेस्टर है डायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। और अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। तो किसी तरीके से दिक्कत इस डेटा को देख के तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रही। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग था इसमें से और कौन डिजर्विंग नहीं था, किसको ऊपर होना चाहिए था, किसको नीचे होना चाहिए था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी।